अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैजरिश रिएक्ट्स। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद चीमा और आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ बांग्लादेश के टके के बारे में, जो कि पाकिस्तान में मशहूर कहावत थी, तू एक टके का बंदा नहीं है, 2 टके की ये और 2 टके की वो, इस तरह की समथिंग वर्ड इस्तेमाल की हर जगह पे टका टका हो रहा होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि अगर उस वक्त बेशक उनकी वैल्यू कम थी यार भाइयों, लेकिन अब तो उनकी वैल्यू तो माशाल्लाह कमाल ही हो गया। और उन्होंने तो बहुत अच्छी तरक्की की है, मतलब कि तरक्की अच्छे तरीके से तरक्की की है। और इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि टके की वैल्यू, उन्होंने बताया कि टके की वैल्यू है क्या, और इसके बारे में हम आपके साथ तफसीलन वीडियो देखेंगे और तफसीलन बात गुफ्तगू हम इंशाल्लाह आप कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम आपको आपकी ज़ाती राय के बारे में बताएंगे। आपकी जो राय हो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम उसके बारे में इंशाल्लाह तवज्जो करेंगे। और इसके अलावा इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी चेकआउट कर लें। और अभी हमारा रिएक्शन देख लें, तो करते हैं यार वीडियो स्टार्ट। तो 2 टके का इंसान, 2 टके की औरत, 2 टके का आदमी, हाँ, ये वो यही बात मुहावरा है है। जो कि हम उर्दू और हिंदी में इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को डी वैल्यूड और घटिया कहने के हाँ। लिए। और मज़े की बात यह है कि ये जो टका था ना, ये आज 1.84 रुपीज़ के बराबर हो चुका वाह है, वाह यानी कि वाह वाह, आपका क्या रुपया बात जो है ना, वो इस 2 टके से आधा हो चुका है। और आज से तकरीबन 50 साल पहले ये नारा लगा था वेस्ट पाकिस्तान के अंदर अच्छा। कि उधर तुम और इधर हम, यानी कि अलहदा हो जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और हुआ ये है कि उधर वो, यानी कि वो आसमान तक पहुंच रहे हैं और इधर हम, और हम ज़मीन पर ही बैठे हुए हैं। बात हो रही है बांग्लादेश की, क्योंकि जब वेस्ट की बात करें तरक्की के लिए तो सारे कहते हैं कि वो तो काफिर हैं, उन्होंने तो जहन्नुम में जाना है, उनकी तरक्की से हमारा क्या लेना देना। तो इसीलिए आपके बिछड़े हुए भाई की मिसाल इस्तेमाल कर लेते हैं कि ऐसा क्या उन्होंने किया है कि आज दुनिया उनकी तरक्की की मिसालें दे रही है। आज से 3-4 दिन पहले की बात है कि न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि दुनिया का बेस्ट आर्ग्यूएबली एक अखबार है, वो लीड स्टोरी लगा रहा है कि जो बाइडन, जो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट है, अमेरिकी सदर है, अगर उसने सीखना है कि गुर्बत कैसे ख़त्म करनी है तो बांग्लादेश से सीखो। ऐसा क्या हो गया है इन 50 साल के अंदर ही, जो हमसे 70 साल में नहीं हुआ, कि अमेरिका के अखबार अमेरिकन प्रेसिडेंट को कह रहे हैं कि तरक्की करना बांग्लादेश से सीखो। और यही देखने के लिए आज ज़रा बात कर लेते हैं। तो बात यह है कि जब बांग्लादेश बनता है तो हेनरी किसिंजर, जो कि वज़ीर ख़ारजा यानी कि फ़ॉरेन मिनिस्टर था, फ़ॉरेन सेक्रेटरी था अमेरिका का, उसने कहा था कि ये तो बास्केट केस है, शदीद गुर्बत होगी यहाँ पर और इनको लोन ले लेके चलना पड़ेगा। और फिर 1990s में वहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं, और दुनिया कहती है कि यहाँ फैमिन्स आया करेंगे, इनका तो कोई मुकद्दर ही नहीं है। लेकिन 1990s के बाद एक ऐसी स्पीड पकड़ती है उनकी इकॉनमी कि 2006 में पाकिस्तान को सरपास करना शुरू करती है, और आज वो दुनिया की फ़ास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमीज़ में से एक बन चुकी है। ऐसा क्या उन्होंने किया है, इस पर तो बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले एक कंपैरिजन कर लेते हैं ईस्ट पाकिस्तान का और वेस्ट पाकिस्तान का। तो ये कंपैरिजन आपके सामने है। बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो $2064, $2064, और पाकिस्तान की 1130, तकरीबन आधी है उससे। फिर पेंडेमिक के दौरान जीडीपी ग्रोथ की अगर बात करें तो वो 5.2 है बांग्लादेश का, और पाकिस्तान का 0.4 रहा। याद रहे कि पेंडेमिक से पहले 8.2 था बांग्लादेश का, जो कि चाइना से भी ज़्यादा है। रिज़र्व्स की बात कर लें, $42 बिलियन के रिज़र्व्स, पाकिस्तान के $20 बिलियन के, यानी कि उससे आधे। एवरेज लाइफ टाइम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर बात करें तो वो 72 ईयर्स पर है, 72 साल जो है वो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और पाकिस्तान की 67 ईयर्स है, बांग्लादेश की इंडिया से भी ज़्यादा है। चाइल्ड मोर्टालिटी रेट में भी आधे का फ़र्क है पाकिस्तान और बांग्लादेश में। प्राइमरी एजुकेशन की अगर बात करें तो ये तो इमैक्यूलेट है, 98% बच्चे प्राइमरी एजुकेशन हासिल कर लेते हैं। पाकिस्तान में 72% का फिगर है, और वो भी कितना ट्रू है वो आपको बेहतर पता है। तो आप सोचेंगे कि ना उनके पास इस्लामिक एटम बम है कि उन्होंने पूरी दुनिया पे हुक्मरानी फिर कैसे करना शुरू कर दी। फिर आप ये सोचेंगे कि ना उन्होंने ये कहा है कि हमारा रवायात हमारी दुनिया की नंबर 1 है, और हम तो ऐसी चीज़ हैं कि हमारे से बड़ी किसी के पास डिफेंस की क़ुव्वत ही नहीं है, और इसके साथ साथ हम तो पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं। हमने तो अपने नेबरिंग कंट्री के अंदर जब सोवियत यूनियन आई थी, हमने तो उसको उड़ा के रख दिया था, हमारे आगे दुनिया क्या है। वो और बात है कि हम IMF से हर साल भीख मांगने चले जाते हैं बाद में। और लेकिन आपको ये सवाल दिमाग में आता होगा कि ये सारा कुछ तो मिसिंग है उनके पास, तो फिर वो कैसे इतनी तरक्की कर गए हैं। ना उनको हमसायों का खौफ है, ना कुछ और है।
ना उनसे कोई किसी की जंग होती है आके, ना कोई लड़ता है उनसे, इसकी क्या वजह है? तो तरक्की फिर उन्होंने इस तरह की है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक और लोगों के मुताबिक सिर्फ़ एक राज है उनकी तरक्की का, और वो है वुमेन एम्पावरमेंट, जिस पे हम यहाँ सर पीट पीट के पागल हो गए हैं ना, कि ख़वातीन को एम्पावर करो, उनको नौकरियाँ दो, उनको हुकूक दो, उनको मॉडर्न इकॉनमी में इंटीग्रेट करो, उनको तालीम दो ताकि वो एक लिटरेट और बाशऊर कौम को जो है ना वो उनकी परवरिश करें। लेकिन यहाँ पर सारे ये कहने आ जाते हैं कि ये तो फाशी फैल रही है। और अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बांग्लादेश में बात कर ली जाए तो इस टाइम बांग्लादेश के हाई स्कूल्स के अंदर ख़वातीन ज़्यादा हो चुकी हैं मर्दों से, इतनी तालीम दी है ख़वातीन को अपनी। उसके अलावा जो बड़ी बड़ी NGOज़ हैं, ग्रामीण बैंक और ब्राक जैसी NGOज़, उन्होंने ख़वातीन को एम्प्लॉयमेंट फ़राहम की, उनको घरों से निकाला, नौकरियां दी उनको। जबकि हमारे यहाँ हमने तमाम NGOज़ पे बैन लगा दिया, नेशनल सिक्योरिटी का ठप्पा लगा के, और कहा ये कि ये जो NGOज़ बाहर से आती हैं इनका यहूदी एजेंडा होता है, तो चूँकि एक लोकल ख़तीब ने कह दिया कि इसको बैन करो तो इसलिए इसको बैन कर दो। मैंने अपनी आँखों से हज़ारों अच्छी काम करती हुई NGOज़ को बैन होते देखा है, सिर्फ़ इस बिना पर कि ये हमारा कल्चर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कल्चर हमारा क्या है कि ख़ातून भेड़ बकरी है, बच्चे पैदा करने की मशीन है, इसके अलावा उसका कोई रोल नहीं है। किचन में जाए, रोटी बनाए, बस बात ख़त्म। इसके अलावा कुछ भी करेंगे तो वो वेस्टर्न एजेंडा है। तो बांग्लादेश ने ये नहीं सोचा, और पता नहीं उनका कल्चर डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हुआ कि वो इतनी इकनॉमिक ग्रोथ पर पहुँच गए हैं, और रवायात भी उधर की उधर ही हैं, नेशनलिज़म भी उतना ही है, मोहब्बत भी उनको अपनी कौम से उतनी है। पता नहीं क्यों नहीं उनका कल्चर डिस्ट्रॉय होता इन चीज़ों से, जिन चीज़ों से हमें इतना खौफ आता है कि हम बैन ही कर देते हैं उसको। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको पहले बताई, लेकिन बांग्लादेश के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज़ द पिलर ऑफ द इकॉनमी, कि वो सतून बन गया उनकी मुआशियात का, इतना उन्होंने ख़वातीन को एम्पावर किया, और सिर्फ़ वही राज है उनकी तरक्की का। जबकि हमारे यहाँ 51% पॉपुलेशन ख़वातीन यानी कि जो हैं उसमें से 90% घर बैठी हुई हैं, उनका रोल ही कोई नहीं है। एक बंदा 20,000 कमाता है, आके 6 में डिवाइड हो जाता है, सब गरीब हो जाते हैं। और क्रिस्टोफर हिचन्स भी कह चुका है, और हज़ारों लोग कहते हैं कि दुनिया में तरक्की का, गुर्बत ख़त्म करने का सिर्फ़ एक राज है, वो है वुमेन एम्प्लॉयमेंट। किसी चैरिटी से कोई पनाह गाहें बनाने या लोगों में सालन रोटियां बांटने, जैसा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बांटते फिर रहे हैं, इससे कोई किसी का पेट नहीं भरता। पेट भरेगा तो वुमेन एम्प्लॉयमेंट से भरेगा, जो कि आप करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप इतना रिग्रेसिव कल्चर परवान चढ़ा चुके हैं कि ख़वातीन का रोल ही ख़त्म हो चुका है, उनका कोई फेस ही ख़त्म हो चुका है इकॉनमी से। इसके अलावा बच्चे पैदा करने की अगर बात करें तो 1971 के अंदर एक बांग्लादेशी खातून के 7 बच्चे थे ऑन एवरेज, आज 2 हैं। वो इस एवरेज को 7 से 2 पर लेकर आए हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को 1% पे रखा है उन्होंने, मेंटेन किया है। ये तरक्की का राज है। ये क्यों हो रहा है कि ख़वातीन बच्चे पैदा नहीं कर रही? क्योंकि वो काम कर रही हैं भाई, क्योंकि वो एक गोल परसू कर रही हैं, वो सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीनें नहीं हैं इसलिए। जबकि हमारे यहाँ पे आप ख़ुद पूछ लें कितनी ख़वातीन ऐसी हैं जिनका कोई लाइफ में गोल है शादी करने के अलावा या बच्चे पैदा करने के अलावा, क्योंकि उन ख़वातीन का कसूर नहीं है, आपने दिया ही उनको ये है। आपने इतना कंडीशन किया उनके ब्रेन को कि वो स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार हो चुकी हैं और वो डिज़ायरस हो गई हैं इसी कल्चर में रहने की। तो ये बात है कि जब ये सारा कुछ हम देखते हैं तो वर्ल्ड बैंक कह रहा है बांग्लादेश के बारे में कि एन इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी, और पूरी दुनिया में उनकी मिसालें दी जा रही हैं। तो ऐसा क्या उन्होंने किया? उन्होंने किया ये सब है, ख़वातीन को एम्पावर किया है। दूसरी चीज़ ये की है कि मौलवी और जर्नैल की सियासत में मुदाखलत ख़त्म की है। तीसरी चीज़ ये की है कि उन्होंने सिक्योरिटी पॉलिसीज़ अपनी इतनी बड़ी नहीं रखी, इकनॉमिक पॉलिसीज़ और ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया है। अब आप कहेंगे हमें ख़तरा बहुत है इसलिए हम बम बनाते हैं, इसलिए हम हथियार ख़रीदते हैं, दुनिया में टॉप 10 कंट्रीज़ में से एक हैं हथियार ख़रीदने के हवाले से। तो वो आप समझते नहीं हैं कि इसीलिए आप हथियार ख़रीदते हैं, इसलिए आपको ख़तरा है क्योंकि आपकी अग्रेसिव फ़ॉरेन पॉलिसी है। आपने इतनी इश्तियाल अंगेज़ फ़ॉरेन पॉलिसी अपनाई है पिछले चंद सालों में कि इधर मुदाखलत कर, उधर मुदाखलत कर, इधर टांग अड़ा, उधर नाक घुसा अपनी। उस वजह से ये हुआ है कि आपको एक बड़ा कैपिटल अपना सारा कुछ सिक्योरिटी पॉलिसी पे लगाना पड़ गया है। और अब आर्मी चीफ़ ने भी कहा है पाकिस्तान के कि हम इन पॉलिसीज़ को रिविज़िट करना चाह रहे हैं, हम पीस चाहते हैं। लेकिन अभी भी ये जो सारे कीबोर्ड वॉरियर बैठे हुए हैं ना, ये अभी भी नहीं मानते। ये अब भी यही कहेंगे कि नहीं, हम क़यामत रहने के लिए बने हैं, हम लाल किले पे झंडा लगा देंगे, हम उसको तबाह कर देंगे, हम इस्लामिक एम्पायर बना लेंगे, हम पूरी दुनिया में हुक्मरानी कायम कर लेंगे।
बिल्कुल डेलूजन का शिकार हो चुके हैं ये लोग। नॉम चॉम्स्की ने भी अभी रिसेंटली जो लेक्चर दिया है पाकिस्तान के हवाले से, उसने उसमें यही कहा था कि पाकिस्तान हैज़ टू गेट आउट ऑफ रिलीजियस डेलूजन। जब तक ये डेलूजन से बाहर नहीं निकलेंगे इनका कुछ नहीं हो सकता। और दुनिया में ये एक बात मिसाली रही है कि जिस मुल्क में जब एक्सट्रीमिज़म आया ना, उसके बाद उसकी इकॉनमी और हर चीज़ बर्बाद हुई है। 60s के अंदर यहाँ किसी हद तक टॉलरेंस थी, आपकी इकॉनमी फास्टेस्ट ग्रोइंग में से एक थी दुनिया में। ज़िया-उल हक आता है जब और हर चीज़ को बर्बाद कर देता है, स्याह दौर शुरू हो जाता है, उसके बाद से आज तक हम भीख मांग रहे हैं। इसी तरह आप इंडिया की मिसाल भी अगर ले लें तो प्रोग्रेसिव कंट्री था, 7% से ग्रो कर रहा था, लेकिन मोदी साहब आए हैं और फंडामेंटलिज़म को उन्होंने आसमान पर पहुंचाया है और अब उनकी जीडीपी ग्रोथ पेंडेमिक में माइनस में गई हुई है। बांग्लादेश उनसे बहुत आगे निकल गया है। तो ये वो लेसन्स हैं जो हमने बांग्लादेश से सीखने हैं। बेशक बांग्लादेश में मसाइल बहुत से हैं कि वहाँ भी डिसेंट नहीं है, आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी है और वहाँ पर सियासी कैदी बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन कंट्री ग्रो कर रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर हो रही है, जॉब मार्केट बड़ी हो रही है, इंडस्ट्री लग रही है। तो अगर आपने आगे बढ़ना है तो जो ख़वातीन की कॉज़ है ना, इसको रोकना बंद कर दें, क्योंकि ये 20-30 साल बाद आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें ये होकर ही रहना है। लेकिन अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो ये 20-30 साल कम होकर 5 से 10 साल भी हो सकते हैं, और ये डिपेंड करता है आपकी ओपन माइंडेडनेस पे। तो जब तक हम इस डिलूजन का शिकार रहेंगे कि ख़वातीन को अपने हकूक़ मांगना फ़ाशी होती है, NGO का काम करना यहूदी एजेंडा होता है, तब तक आप यहीं बैठे रहेंगे और दुनिया आपसे आगे निकल कर आसमान पर पहुँचती रहेगी। थैंक यू। बहुत ही कमाल का लेक्चर था ये, वाकई बांग्लादेशियों आपकी मिसाल इस दुनिया में, पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया आपकी फ़ैन हो चुकी है इन मामलों में, कि वो भी मान गई है कि वाकई बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, ना कि तरक्की ये है कि एटमी बम बना लिए पाकिस्तान की तरह। और वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बम या वो एटमी तपावर होने से एक मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं होता, बल्कि एक अच्छे काम करने से होता है। जिस तरह के आप लोगों के मुल्क ने बहुत ही अच्छा काम किया, और इस वीडियो के अंदर हमें ये जानने को बहुत कुछ मिला कि यार हमें ओपन माइंडेड, लाजमी नहीं कि वो ख़वातीन को आप उनके हुकूक ना दें, उनको कहें कि आप पर्दा करो, घर में रहो, काम करें, लेकिन पर्दा करें साथ। अगर पर्दे का मसला है तो पर्दा करना चाहिए साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको वीडियो के साथ मिलेंगे और इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी। और हमें दें तब तक के आपका अपना भाई मोहम्मद अहमद चीमा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।